दोस्तों आज हम आपके सामने G7 की बात करेंगे, मतलब ग्रुप ऑफ 7 या दूसरे शब्दों में 7 देशों का समूह, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल है। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए दोस्तों हम इसे शुरू करते हैं। G7, जैसा कि मैंने आपको बताया, G7 7 देशों का समूह। अब सवाल उठता है कि G7 के देशों के बारे में मैंने आपको बताया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल है, मगर G7 का सदस्य भारत नहीं है। फिर भी भारत को बार बार G7 का आमंत्रण क्यों आता है? इन तमाम बातों के बारे में दोस्तों हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर विकसित देशों को क्यों है भारत की जरूरत? हम इन तमाम मुद्दों और उन तमाम विशेषताओं के बारे में भी आपसे बात करेंगे और G7 को वाकई एक दिलचस्प और विकसित देशों का समूह जिसे कहते हैं, हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले यदि कहा जाए तो अभी वर्तमान में G7 की 50वीं बैठक का आयोजन इटली के अपुलिया में किया जा रहा है। इससे पहले भी दोस्तों भारत को G7 में भारत की 11वीं भागीदारी होगी। ये है ना दिलचस्प? G7 में भारत की 11वीं भागीदारी है ये, फिर भी G7 का सदस्य भारत नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 5वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में मौजूद अन्य ग्लोबल लीडर्स के साथ वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। यह G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों को हल करने में भारत की भागीदारी और उनके महत्व को दर्शाता है ना दोस्तों दिलचस्प? G7 भारत इसका हिस्सा नहीं है, फिर भी विकसित देशों को भारत की जरूरत है और क्यों है, हम उसके बारे में बात आपसे जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, यदि G7 जो 7 विकसित देशों का समूह, आइए हम इन 7 विकसित देशों के समूह के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। यह समूह विश्व की करीब 45%, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यह समूह मतलब G7 का जो समूह है, विश्व की करीब 45% सकल घरेलू उत्पाद GDP को भी कवर करता है दोस्तों। ये 7 देश 45% GDP को, विश्व के 45% GDP को कवर करता है और ऐसे देशों को दोस्तों भारत की जरूरत है ना दिलचस्प? वहीं यदि आबादी की बात करेंगे तो इन 7 देशों की आबादी कितनी है? यदि दुनिया से कंपेयर करें तो इन 7 देशों की आबादी कितनी है? करीब 10%। और ये 10% आबादी वाला समूह को भारत की जरूरत है ना दिलचस्प? तो दोस्तों इन तमाम बातों के बारे में आपसे हम धीरे धीरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों यदि अभी मैं आपसे ये बोलूं कि ये G7 एक दूसरे के परस्पर सहयोग की जरूरत सबों को पड़ती है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपुलिया में आयोजित ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी जी ने मैक्रो, सुनक और मेलोनी से मुलाकात की है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पे भी चर्चा हुई। शिखर सम्मेलन की वर्तमान में अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है इटली। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो G7 की वर्तमान में जो मेजबानी कर रहे हैं, इटली के द्वारा वर्तमान में G7 समूह की मेजबानी की जा रही है। ये शिखर सम्मेलन जो G7 का हो रहा है वर्तमान में इटली में हो रहा है और श्री
मंत्री जो हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं इटली। तो दोस्तों इसके अलावे और भी 11 विकासशील देशों के नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऐसे आमंत्रित किया गया है। हालांकि इसमें यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन यह वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। अब दोस्तों यदि यूरोपीय संघ की बात चली है तो कहीं ना कहीं मैं आपसे यूरोपीय संघ की बात बताता हूँ। यूरोपीय संघ मतलब क्या होता है? 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है ये, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो साइबर सिक्योरिटी की कुछ चुनौतियों के बारे में बात की, जिसमें मोदी जी ने 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी बताई। मानव जीवन का शायद ही ऐसा कोई पहलू होगा जो टेक्नोलॉजी के प्रभाव से वंचित है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के कुछ प्रारूप आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में कहा है। मानव जीवन का शायद ही ऐसा कोई पहलू होगा जो टेक्नोलॉजी के प्रभाव से वंचित हो। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी मनुष्य को चांद तक ले जाने का साहस देती है, वहीं दूसरी ओर साइबर सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां भी पैदा करती है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, समाज के हर व्यक्ति के सामर्थ्य को उजागर करे, सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद करे और मानवीय शक्तियों को सीमित करने की बजाय उनका विस्तार करे। ये कुछ भाषण के प्रारूप मैंने मोदी जी के भाषण जो आपके सामने रखा, जो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक विस्तृत सोच के व्यक्ति हैं। हालांकि दोस्तों G7 के कुछ प्रमुख एजेंडा भी है, जैसे कि यूक्रेन युद्ध, गाजा में युद्ध विराम, लाल सागर, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन। कुछ मुद्दे हैं जिन पे बैठक में चर्चाएं होंगी। यदि यूक्रेन युद्ध की बात करें तो शायद ये किसी से छुपा नहीं है। बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बारे में भी बातचीत होगी। गाजा में युद्ध विराम की भी घोषणा की चर्चा, या किसी तरीके से युद्ध विराम, क्योंकि युद्ध दोस्तों किसी भी समस्या का हल नहीं, तो इन मुद्दों पे भी बातें हो सकती है। लाल सागर में जहां जहाज़ों पर हुए हमले को रोकने के लिए भी बैठक में चर्चा हो सकती है। और इसके अलावे हिंद प्रशांत क्षेत्र में जैसे चीन की बढ़ती दखल अंदाजी भी बैठक का एक बड़ा मुद्दा जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसके सदस्य देश जापान की मौजूदगी भी है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी विस्तार से ही चर्चा होगी। और जलवायु परिवर्तन किसी से छुपी नहीं है। आज पूरा देश गर्मी से परेशान है, ये जलवायु परिवर्तन का ही एक हिस्सा है दोस्तों। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में कहीं ना कहीं बातें तो जरूर होंगी। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर G7 का सदस्य तो भारत नहीं है, फिर भी भारत के बगैर G7 की कल्पना भारत के G7 के सदस्य देश नहीं सोच सकते। क्यों? अब हम उन बातों के बारे में आपसे जरूर डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले हम आपसे ये बात करेंगे कि आखिर G7 की शुरुआत क्यों हुई और कब हुई। तो शायद G7 को और भी समझने में आपको और भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, या यूं बोले कि इसे और भी दिलचस्प तरीके से आप इसे समझेंगे। तो दोस्तों यदि G7 की शुरुआत की बात करें तो G7 देशों का जमावड़ा 70 के दशक में हुआ था। ये हाल फिलहाल नहीं दोस्तों, ये 70 के दशक से चलती आ रही है G7। इन देशों का पहला जमावड़ा 70 के दशक में हुआ था, जब 2 लड़ाइयों के बाद दुनिया महंगाई और डर से जूझ रही थी। पहली बैठक में कई बातों को लेकर 7 देश समान ग्राउंड पर आए, जिसका फायदा भी दिखा। इसके बाद से G7 समिट होने लगी। तब इसमें रूस भी शामिल था
है ना दिलचस्प। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि कहीं ना कहीं यदि G7 की बात करें तो कुछ पुराने पन्ने को यदि पलट के देखें तो कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि रूस भी कहीं ना कहीं और कभी ना कभी G7 का हिस्सा था। इसके बाद जी समिट होने लगे, जो मैंने आपसे बताया। रूस भी शामिल था, लेकिन 2014 में विस्तारवादी नीतियों के हवाले से उसे इससे बाहर कर दिया गया। ठीक है, रूस को G7 का सदस्यता से बाहर कर दिया, कोई बात नहीं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं जी सदस्य और G7 में क्या है। G7 भले ही दुनिया की सबसे उन्नत इकोनॉमी का गुट माना जाता है, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, विकसित देशों का समूह, या दूसरे शब्दों में उन्नत इकोनॉमी गुट माना जाता है, लेकिन ये पुराने समय की बात है, पुराने समय की बात है। अब हम आपके सामने उन बारे में आपको बताएंगे आखिर भारत की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर G7 विकसित राष्ट्रों को भारत की अहमियत क्यों है, G7 समूह राष्ट्र को। अब हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। फिलहाल हमारी जो, आपको पता है दोस्तों, हमारी जो GDP है देश की, भारत की GDP, फिलहाल हमारी जो GDP $2.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी फिलहाल भारत की जो GDP है दोस्तों, $2.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। साथ 3 G7 देश, कनाडा, फ्रांस और इटली की संयुक्त GDP से ज़्यादा है दोस्तों हमारी GDP। लगा ना आपको झटका, और शायद कहीं ना कहीं आपको सुन के बहुत ही अच्छा महसूस हुआ होगा कि हमारे भारत देश की जो GDP है वो $2.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। और ये 3 देशों की GDP, कनाडा, फ्रांस और इटली, जो G7 का सदस्य है, G7 का हिस्सा है, उसकी GDP से ज़्यादा है दोस्तों। इसलिए कहीं ना कहीं इन विकसित राष्ट्रों को भारत की जरूरत है ना दिलचस्प। वेस्ट में जहां इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना ठहर चुकी है, वहीं भारत में ये लगातार ऊपर आ रही है। यही वजह है G7 देश इसे अपने से जोड़े रखना चाहती है, भारत को अपने से अलग नहीं करना चाहती। और भी कुछ दिलचस्प बातें हैं, जैसे G7 ग्रुप भारत के लिए कई मायनों में अब सवाल उठता है, कहीं ना कहीं भारत को भी इसकी जरूरत है। यदि हम एक तरफ से यदि कहा जाए तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। कहीं ना कहीं यदि G7 देशों को भारत की जरूरत है, तो वहीं भारत को भी G7 की जरूरत है। क्यों है, हम आपसे बात करते हैं। G7 ग्रुप भारत के लिए कई मायनों में खास है। यह संगठन भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक मंच प्रदान करता है। फिर चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, भारत लगातार तरक्की कर रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दोस्तों। भारत कई सालों से G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होता आया है। लगाना झटका, कई सालों से दोस्तों, सदस्य तो नहीं है मगर फिर भी कई सालों से शामिल होता आया है। यह है दोस्तों हमारे देश की शक्ति, या यूं बोले हमारे देश की पावर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें विस्तार से, और कहीं ना कहीं आपको मैंने G7 के बारे में करीब मैंने सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ही बताइए और चैनल को, और आप लोगों के सहयोग से इसे और आगे लेके जाइए, और कमेंट भी कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। आखिर चैनल में और क्या हम कर सकते हैं और आपकी क्या राय है, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।